हाय गाइस, मैं डॉक्टर वी के शर्मा, गवर्नमेंट MMR PG कॉलेज चांपा से सहायक प्राध्यापक हूँ। आज व्यापार चक्र के विषय में चर्चा करते हुए मैं हार्ट्रे का मौद्रिक सिद्धांत के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो चूँकि व्यापार चक्र कई कारकों का प्रभाव होता है, लेकिन जो अर्थशास्त्री हार्ट्रे हैं उन्होंने यहाँ पर प्रमुख रूप से जो मुद्रा की पूर्ति है या हम कहें कि साख का प्रभाव, उसको ही यहाँ पर प्रमुख कारक माना है व्यापार चक्र के लिए। देखिए, बैंकों के द्वारा साख का सृजन किया जाता है और साख के सृजन के लिए बैंकों की ब्याज दर को कम रखा जाता है और ब्याज दर कम रखने के कारण से साख की मांग बढ़ती है, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और यही कारण है कि यह आगे चल कर के व्यापार चक्र को जन्म देता है। तो चूंकि व्यापार चक्र के कई कारण हैं, लेकिन हार्ट्रे ने प्रमुख रूप से यह माना है कि व्यापार के अवस्थाओं में उच्चावच के लिए या घटी बढ़ी के लिए, तेजी मंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ मौद्रिक नीतियाँ ही जिम्मेदार होती है। ये कहते हुए उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है कि जो व्यापार चक्र की दशा है वह विशुद्ध रूप से मौद्रिक घटनाओं का ही परिणाम होता है। अन्य जो कारक होते हैं उनकी उन्होंने यहाँ पर पूर्णतः उपेक्षा की है। तो अपने इस कारण को बतलाते हुए वो कहते हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में जो ऊर्ध्वगति है वह प्राप्त होती है। इसके बाद यहाँ पर अधोगति या प्रतिसार की स्थिति आती है, फिर संकटावस्था की स्थिति आती है, फिर से पुनरुद्धार की स्थिति आती है। और इस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र आते हैं उसके लिए प्रमुख रूप से मौद्रिक नीति को या तरलता की उपलब्धता को ही जिम्मेदार माना है। तो ऊर्ध्वगति किस प्रकार से आती है कि बैंक ब्याज दर में कमी करते हैं साख का विस्तार करने के लिए। स्टॉक की मात्रा में इससे वृद्धि होती है। स्टॉक की मात्रा में वृद्धि करने के लिए ऑर्डर दिए जाते हैं और अधिक मात्रा में ऑर्डर की पूर्ति के लिए उत्पादन किए जाते हैं। उत्पादन जब अधिक मात्रा में किया जाता है तो उत्पत्ति के सभी साधन कार्य में लगते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ती है, उत्पादन के लागतों की भी कीमत बढ़ती है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में उत्पादन तेजी से होने लगता है। तो ये स्थिति अर्थव्यवस्था में तेजी या ऊर्ध्वगति की स्थिति को लाती है। अब इसी के बाद में दूसरा जब हम ये देखते हैं कि जब उत्पादन तेजी से होने लगता है तो बैंकों के एक निश्चित स्थिति है कि ब्याज की दर में वृद्धि वो कर देते हैं। जब देखते हैं कि लगातार बैंक से साख में वृद्धि हो रही है, बाजार में ज़्यादा मात्रा में मुद्रा प्रचलन में आ गया है, तो वे धीरे धीरे क्या करते हैं कि बैंक के ब्याज दर में वृद्धि कर देते हैं, यानी साख संकुचन के प्रयास को आरंभ कर देते हैं। और साख संकुचन के इस प्रयास को करने के कारण से ब्याज की दरें ऊंची कर देते हैं, जिससे ऋण लेने की जो प्रवृत्ति है वो हतोत्साहित होने लगती है और धीरे धीरे यह मांग में कमी करती है और यह मांग में कमी आगे जा करके उत्पादन में कमी लाती है। या हम ये कहें कि ये एक प्रकार से मंदी की स्थिति की ओर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर कम उत्पादन, कम आय, कम लाभ, निराशा में वृद्धि, विक्रय में कमी, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है या उद्योग संकुचन की प्रावस्था को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। इन्हीं के बीच में एक संकटावस्था की भी इनके द्वारा चर्चा की गई है। संकटावस्था ये कब उत्पन्न होती है? जब बैंक
अधिक मात्रा में ऋण देने लगते हैं, साख का प्रसार करने लगते हैं, कम ब्याज दर को रखते हैं। तो जब लोन की मात्रा इनकी इतनी अधिक बढ़ जाती है लोन देने की कि ये एक निश्चित जो रिजर्व अनुपात है केस का उसको मेंटेन करने के लिए चिंतित हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इसी रफ्तार से हम ऋण देते रहे तो हमारे पास में साख का संकट उत्पन्न हो जाएगा, नगद अनुपात हमारा घट जाएगा। तो ये रिजर्व जो केस का फंड है उसको मेंटेन करने के लिए पुनः कठोर आर्थिक नीति अपनाते हुए ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कर देते हैं और साख को संकुचित करने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते जो छोटे उद्योग धंधे हैं वो संकट में आ जाते हैं और कई ऐसे उद्योग धंधे हैं जो अपने ऑर्डर को कम कर देते हैं, ऑर्डर की सप्लाई नहीं हो पाती, एक दूसरी ओर उत्पादन घटने लगता है। तो यही संकट की स्थिति आ जाती है। एक ओर ये बैंकों के लिए संकट होता है और दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगती है। अब इसके बाद में जो तीसरी एक और स्थिति आती है वो पुनरुद्धार की स्थिति आती है। देखिए, अवसाद काल लंबा होने के कारण से जो व्यवसायी हैं जो पहले ऋण लिए होते हैं वो बैंकों को अपने ऋण और ब्याज की अदायगी करने लगते हैं, जिससे उनके स्टॉक बिकने लगता है। और ऐसी परिस्थिति में बैंक में जब अवसाद का कार्यकाल लंबा होता है तो केस की एक बहुत अधिक मात्रा वापस जमा हो जाती है। जब ये केस बैंक में जमा हो जाती है तो बैंक पुनः इसको साख के रूप में उत्पादनकर्ताओं को बांटने का प्रयास करती है। पुनः बैंक अपने साख की दरों को कम कर देती है, ब्याज की दरों को कम कर देती है, यानी अपने साख के प्रसार करने का प्रयास करती है। अब उसका प्रभाव ये होता है कि जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं वे लोन लेने के लिए आगे आते हैं, उत्पादन फिर से पटरी पर लौटने लगता है और अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन जो निष्क्रिय हो गए रहते हैं वो फिर से कार्य में लगते हैं और संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होना आरंभ हो जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था में फिर से एक पुनरुद्धार की अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से जो चारों स्थिति इन्होंने बतलाया है व्यापार चक्र में, उन चारों के लिए प्रमुख रूप से इन्होंने साख व्यवस्था को ही जिम्मेदार माना है और इसीलिए इसको हाटरे का मौद्रिक सिद्धांत कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो व्यापार के चक्र हैं उनके होने के लिए सरकार की मौद्रिक नीति या नकदी की नीति ही उत्तरदायी है। अब हम आते हैं इसके कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर। इन्होंने इसको कहते हुए कहा है, बतलाया है कि जो व्यापार चक्र है वह मौद्रिक नीति पर आधारित होता है। ये एक प्रकार से पूर्णतः अवास्तविक है कि ब्याज की दर स्टॉक को अधिक रखने का एक प्रमुख कारक माना है इन्होंने, जबकि ब्याज की दर में कमी हो तभी अधिक स्टॉक रखा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अधिक लाभ की मात्रा से प्रेरित होकर के भी अधिक स्टॉक की मात्रा रख ली जाती है। तो ये कहना कि ब्याज की दर ही या कम ब्याज की दर ही अधिक स्टॉक के लिए जिम्मेदार है, ये पूर्णतः सही नहीं है। दूसरी ओर ब्याज की दर में वृद्धि को इन्होंने माना है कि ब्याज की दर में वृद्धि जो होती है वह एक अर्थव्यवस्था को मोड़ देने के लिए जिम्मेदार कारक है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये देखा गया है कि ब्याज की दर में जो बढ़ोतरी होती है वह संकट काल आरंभ होने के बाद होती है। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो ब्याज की दर है, अत्यधिक दर, वह भी इसके लिए प्रमुख कारक नहीं हो सकता। फिर हम ये देखते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अधिक घट बढ़ होने का, फ्लक्चुएशन होने का इन्होंने कोई सही और सटीक कारण स्पष्ट नहीं किया है। इसके कारणों को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। इसी के साथ ही साथ साख नीति को इन्होंने प्रमुख आधार माना है व्यापार चक्र के लिए, जबकि साख नीति के अतिरिक्त अन्य भी नीतियाँ या अन्य कारक
व्यापार चक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगली आलोचना हम ये कर सकते हैं कि इन्होंने मौद्रिक उपलब्धता को ही व्यापार चक्र के लिए जिम्मेदार घटक माना है, जबकि वास्तविक जगत में मौद्रिक उपलब्धता होने के बावजूद भी व्यापार चक्र की स्थिति देखने को मिलती है, तेजी मंदी की स्थिति देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया जा सकता है कि 1930 की जो महान मंदी आई थी उसमें बाजार में साख की उपलब्धता थी, नकदी की उपलब्धता थी, या वस्तुओं को क्रय करने वाले संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता थी। इसके बावजूद भी उस काल में मंदी का दौर देखने को मिला था। तो ये इसकी कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य आलोचनाएं भी की जाती हैं। उनसे अंतर्गत है ये इसमें अमौद्रिक कारण जो जिम्मेदार है उसको नहीं बतलाया गया है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, और थोक व्यापारियों को अत्यधिक इसमें महत्व दिया गया है। यह कहा गया है कि थोक व्यापारियों की स्टॉक रखने की प्रवृत्ति या न रखने की प्रवृत्ति ही अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के लिए एक प्रमुख कारक बनता है, जबकि ऐसा नहीं है, और व्यापार चक्र के यह मूल कारणों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यानी सिर्फ मौद्रिक नीति पर ही जोर देता है। तो इस प्रकार से जो हार्ट्रे की मौद्रिक नीति है वह विशुद्ध रूप से मुद्रा की उपलब्धता पर जोर देता है। ये इस बात को भूल जाता है कि जो तरलता पसंदगी का सिद्धांत है, जनता के बीच में जो तरलता की पसंदगी होती है, वह भी इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार चक्र के लिए जिम्मेदार घटक है। यानी मौद्रिक नीति के अतिरिक्त इन्होंने किसी भी घटकों पर ध्यान नहीं दिया है। यही इस नीति की सबसे बड़ी आलोचना है। तो आशा करता हूँ यह जो हार्ट्रे की मौद्रिक नीति है आपको समझने में ये वीडियो सहायक हुआ होगा। धन्यवाद।